सेट, फ्रेमिंग सेट। चलो, हाय गाइस, वेलकम बैक। क्रिंज यूट्यूबर नहीं दिखना मुझे। गुड इवनिंग मतलब मेरी हो रही है अभी, आपकी पता नहीं क्या हो रही है। इतना कंसिस्टेंट आज तक जिंदगी में नहीं हुआ हूँ मैं, बैक टू बैक यूट्यूब वीडियोस इन अ वीक। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे हम। मैं एक टॉपिक ढूंढ के लाया हूँ अपने डीएम से, हाउ टू चूज अ फ्लाइंग स्कूल, हाउ टू चूज एन आइडियल फ्लाइंग स्कूल फॉर यू। तो इसमें ये शुरू का टॉपिक नहीं, एकदम शुरू में तो हम सब अपना जब काम कंप्लीट कर दे, जो मेडिकल, कंप्यूटर नंबर, बोरिंग काम, एग्जाम्स दे दिए लोगों ने, वो सब जब हो जाता है और वापस घर आते हैं हम और फिर सोचते हैं कि अब भाई फ्लाइंग करनी है, प्लेन उड़ाना है, कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज करना है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो इजी वे आउट है कि कैडेट प्रोग्राम, बट उसमें भी इतना इजी नहीं है क्योंकि आज की डेट में 5-6 अलग फ्लाइंग स्कूल्स के साथ चल रहे हैं, कैडेट प्रोग्राम्स भी हैं जो। तो वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एक जनरल आइडिया कि कन्वेंशनल हो, कैडेट हो, जनरल ब्रॉड आइडिया कि फ्लाइंग स्कूल चूज करना कैसे है। तो जब हम इस बात पे आते हैं कि फ्लाइंग स्कूल चूज करना है, सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि भाई पैसे कितने लगेंगे, फीस क्या है। कैडेट प्रोग्राम्स की तो फीस फिक्स्ड है, बट एक ब्रॉड पिक्चर में एक फ्लाइंग स्कूल की फीस करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइप करें गूगल पे और देखें कि एवरेज फ्लाइंग की कॉस्ट क्या है पर आवर, सिंगल इंजन आर्ली बेसिस पे कॉस्ट होती है, तो वो अबाउट 15 to 25,000 आती है। मेरे केस में मेरी फ्लाइंग की फीस 16,327 रुपीज थी पर आवर ऑन अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। हर कंट्री में अलग होगी, हर फ्लाइंग स्कूल में अलग होगी, बट ऑन एन एवरेज इसी रेंज में होनी चाहिए भाई। इससे बहुत ज्यादा, इससे बहुत कम नहीं होनी चाहिए, बट अबाउट 22,000 तक अच्छा है, सब सही है। तो पहली बात हो गई कॉस्ट। नेक्स्ट बात आती है, सेकेंड पॉइंट, सबसे बड़ी बात, उस फ्लाइंग स्कूल की जो सेफ्टी एंड रेप्यूटेशन है। सेफ्टी मेरे हिसाब से बहुत लोग तो नहीं सोचेंगे इस बारे में, बट आपके पेरेंट्स जरूर सोचेंगे आपको फ्लाइंग भेजने से पहले कि उस फ्लाइंग स्कूल की सेफ्टी की क्या फीडबैक है। और ये सेफ्टी आप कैसे जज करोगे जाने से पहले कि आप उस फ्लाइंग स्कूल के बारे में रिसर्च करो। जितने भी फ्लाइंग स्कूल आपने शॉर्टलिस्ट करे उन सबको कंपेयर करो, उनमें कितने इंसिडेंट्स हुए आज तक, कितना एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की वजह से हुए हैं। और सेफ्टी तब अच्छी होगी जब उस एयरक्राफ्ट, मतलब उस फ्लाइंग स्कूल की एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एक टॉप क्वालिटी की मेंटेनेंस होगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रेनिंग एफिशिएंसी। ट्रेनिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? ट्रेनिंग एफिशिएंसी का बहुत मुश्किल मतलब भी हो सकता है, बहुत आसान मतलब भी है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ट्रेनिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई आपको A to Z अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता आप 3 साल बैठे रहो, जो 10-11 महीने 12 महीने मैक्स का काम है, आप 3 साल बैठे हुए हो, लगे हुए हो, फ्लाइंग हो रही है 3 महीने 6 महीने फ्लाइंग नहीं हो रही। इसमें बात आ जाती है कि उस पर्टिकुलर फ्लाइंग स्कूल का एयरक्राफ्ट फ्लीट क्या है, कि भाई नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने हैं, और जो एयरक्राफ्ट हैं वो चलते भी हैं या फिर मेंटेनेंस में खड़े हुए हैं, बस ग्राउंडेड हैं। तो फिर से बात आ गई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस तो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स में काउंट होगा, बट इसमें मैं बता देता हूँ, एक तो हो गया नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, कि भाई कितने एयरक्राफ्ट है, कौन सा टाइप है एयरक्राफ्ट का, क्या वो DGCA अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइंग स्कूल है, उसमें 15 एयरक्राफ्ट हैं। 15 में से आप देखते हो कि सिर्फ 5 DGCA अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट हैं, एंड उन 5 में से भी 3 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की वजह से वो ग्राउंडेड ही रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम्स। तो बच्चे कितने, आपके पास 2 एयरक्राफ्ट हैं। तो जब 15 एयरक्राफ्ट की फ्लीट दिखा रहा है वो फ्लाइंग स्कूल, आपके मतलब कि सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट है उनके पास, और मान लो 10 बच्चे हैं उस फ्लाइंग स्कूल में जो DGCA वाली रिक्वायरमेंट्स की फ्लाइंग पूरी करने गए हैं। 10 बच्चों के लिए सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पर। तो ये एक आइडियल सिनेरियो नहीं है, इसलिए आपको इस बारे में भी रिसर्च करके जानी चाहिए कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है भाई वो मेरे मतलब के हैं और कितने हैं और अच्छे चलते हैं नहीं चलते, ये सब। इसी पॉइंट के अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट था ट्रेनिंग एफिशिएंसी, इसमें आ जाती है एक बात वेदर की। जहाँ पे भी आप फ्लाइंग स्कूल चूज करोगे
वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट की फैक्टर है वेदर। अगर पूरे साल में वेदर ही 6 महीने ऐसा ना हो कि आप फ्लाइंग कर सको, क्योंकि इनिशियल CPL के लिए VFR फ्लाइंग की जरूरत होती है। VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, मतलब आपको बाहर देख के उड़ाना है कि भाई ये आपका मैप, ये आपका एयरक्राफ्ट, बाहर देखो, मैप से मैच करो और प्लेन उड़ाओ। तो VFR की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वेदर के रिलेटेड कि भाई इतना वेदर होना चाहिए कि आपको बाहर दिख तो रहा है, आप देख तो पा रहे हो कि क्या चल रहा है बाहर। तो VFR रिक्वायरमेंट्स के लिए वो वेदर होना चाहिए, जो बहुत जगह पे नहीं भी होता है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया गया फ्लाइंग के लिए, तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। मेरी फ्लाइंग ऑलमोस्ट पूरा साल ही चलती थी, बीच में 15-20 दिन हो जाते थे जब बहुत बुरा वेदर है तो कोई फ्लाइंग नहीं हो रही। बट जब इतना महीने आप कर पा रहे हो फ्लाइंग, जैसे 10 महीने में से आप 9 महीने भी फ्लाइंग कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप गए हो वहाँ अपनी फ्लाइंग करने और 3 महीने आप घर पे बैठे हो कि भाई फ्लाइंग ही नहीं हो रही, यहाँ स्नो गिर रही है, बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है। तो बात 3rd पॉइंट ये हो गया आपका। 4th पॉइंट है ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज के अंदर आ जाता है आपका कि भाई वहाँ की फैसिलिटीज कैसी है। जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि भाई 1980s के एयरक्राफ्ट्स हैं या बहुत पुराना इक्विपमेंट है। आपका इक्विपमेंट में एक और बात आ जाती है कि आपका ग्लास कॉकपिट है, आपका एनालॉग कॉकपिट है जो 6 पैक होता है, और आपका वहाँ GPS है प्लेन में। ये तो चलो बहुत टेक्निकलिटी हो गई। फैसिलिटीज में और बात आ जाती है कि फ्लाइंग स्कूल तो अच्छा है, चूज कर लिया, बट उसके आसपास जहाँ मैं रहूंगा या मैं रहूंगी वो कैसी जगह है। अगर या तो फ्लाइंग स्कूल ऑफर कर रहा है आपको अकोमोडेशन, तब तो वेल एंड गुड है, अच्छा है भाई, फ्लाइंग जहाँ पे करनी है आपको वहीं पे आप रह रहे हो। बट बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं जो आपको ये ऑफर नहीं करते, तो आपको वहाँ पर अपना घर खुद देखना पड़ता है कि मैं इस टाइम पीरियड के लिए जो 1-1.5 साल है मैं कहाँ रहूंगी या रहूंगा। और वो फीजिबल भी होना चाहिए कि भाई इतना पास है, फ्लाइंग करने जाना है तो 1-1 घंटा ट्रैवल नहीं हो रहा है ना, आपका वेस्ट नहीं हो रहा टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशंस। ये भी एक बहुत आ जाता है रेलेवेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आप एक फ्लाइंग स्कूल में जा रहे हो, सब अच्छा है, वेदर अच्छा है, एयरक्राफ्ट अच्छे है, मेंटेनेंस अच्छा है, सब अच्छा है, रहना खाना सब अच्छा है। बट अगर उनके पास इंस्ट्रक्टर्स ही नहीं है जो क्वालिफाइड है आपके चेक राइड्स के लिए या आपकी फ्लाइंग को आगे बढ़ाने के लिए, जो आपका प्रमोशंस और वो सब है, तब आपके लिए वो भी एक इशू बनेगा आगे जाते हुए फ्लाइंग में अपना। क्योंकि जो फ्लाइंग हमें सिखाते हैं इंस्ट्रक्टर्स, फॉर एग्जांपल मेरी जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थी ऑस्ट्रेलिया में, वो एक ग्रेड 3 इंस्ट्रक्टर थी। ऑस्ट्रेलिया में अब ग्रेड 1, 2 और 3 होता है, उसमें ग्रेड 3 जूनियर है, ग्रेड 2 उससे सीनियर और ग्रेड 1 सबसे सीनियर, जो कि हमारे चेक राइड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल PPL, CPL, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, ये सारे चेक राइड्स ग्रेड 1 इंस्ट्रक्टर ले सकता है हमारे। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि एक फ्लाइंग स्कूल है उसके पास ग्रेड 1 इंस्ट्रक्टर्स ही नहीं है, तो वो इशू है। क्योंकि आप अपने चेक राइड के लिए रेडी हो, आपने फॉर एग्जांपल 70 आवर्स कर लिए और अपने PPL के लिए रेडी हो, बट वो आपकी फ्लाइट हो ही नहीं पा रही क्योंकि इंस्ट्रक्टर ही अरेंज नहीं हो पा रहा है जो आपका चेक राइड ले, तो उसमें और डिले आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लाइंग स्कूल के पास सब होना चाहिए, इंक्लूडिंग क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, जो आपकी फ्लाइंग में हेल्प करें और आपके चेक राइड्स भी ले पाए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जो कि सारे पॉइंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप जिस भी फ्लाइंग स्कूल में जाओ पूरी दुनिया में, वो DGCA रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी फ्लाइंग कंप्लीट करवाए। बहुत न्यूमरस केसेस मैंने सुने हैं जहाँ कोई फ्लाइंग करके आया है, अपना कंप्लीट फ्लाइंग करके आया है, पर उसके बाद जब वो अपना CPL एप्लीकेशन सबमिट करते हैं यहाँ इंडिया में, तब रिजेक्ट हो जाता है वो, क्योंकि DGCA बोलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स है जो उसके हिसाब से आपने नहीं फ्लाइंग करी है, वो रिक्वायरमेंट्स जो टिक होनी चाहिए सारी वो नहीं हो रही है फुलफिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा अगर आपने DGCA रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्लाइंग कंप्लीट नहीं की। सांस फूल गई, क्योंकि ये एक भारी टॉपिक मतलब भारी पॉइंट है ये जो आखिरी पॉइंट बोला अभी मैंने, क्योंकि ये अगर आपने पूरा नहीं करा ना, तो आप जो भी अच्छी चीजें करके आए हो, सब बढ़िया, पहली बार में सब पास करके आए हो, वो सब वेस्ट हो सकता है अगर आपने
ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करी है तो आपको इंडिया में लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो कि डरो मत, जो कि मोस्टली एवरी फ्लाइंग स्कूल टेक्स केयर ऑफ, कि मतलब वो करवा ही देते हैं। उन्हें भी पता है कि भाई इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है तो ये पूरी होनी चाहिए, तो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ। एक रिक्वायरमेंट जो हमें बहुत अच्छे से याद है क्योंकि हम बहुत करते थे, वो है आपकी 100 नॉटिकल माइल की लेग होनी चाहिए एक फ्लाइट में। उसका मतलब है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप जाओगे, 100 माइल्स का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो ये हमने पूरी की थी। ये हमें अच्छे से याद है क्योंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइंग स्कूल में एक दिन में ऐसे 5-6 एयरक्राफ्ट लाइन में जाते थे सेम एयरपोर्ट, क्योंकि 100 माइल लेग की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इसी के साथ मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट्स, और आखिरी वाला जो पॉइंट है वो अपने दिमाग में गाड़ के चलना, फ्लाइंग स्कूल से पहले ही बात करके रखना कि रिक्वायरमेंट जो है मेरी पूरी होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मुझे लगता है खत्म कर देते हैं, क्योंकि हाँ और कुछ है नहीं भाई बोलने के लिए, तो खत्म ही कर देते हैं। तो जिसको भी आप ये वीडियो शेयर करना चाहो आप करो शेयर। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। फ्लाइंग स्कूल चूज करना कोई मजाक नहीं है। आप चाहे कैडेट कर रहे हो चाहे कन्वेंशनल कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही चूज करना है कि आपको कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में अपना डाउट लिख सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में भी है नीचे, वहां पे जाके आप मेरे को डीएम कर। तो जो भी डाउट होंगे मैं होपफुली आपका डाउट आंसर कर पाऊँ। नहीं कर पाया तो थोड़े टाइम में कर दूंगा, आप थोड़ा वक्त देना मुझे, क्योंकि मैं भी हर रोज फ्री नहीं हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पे वीडियो बना दो। तो चलो बाकी मैंने बता ही दिया है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।